हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल होम साइंस अड्डा पॉइंट पर। साथियों, हमने पिछली क्लास में होम मैनेजमेंट के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल किया था और आज से हमने आपसे वादा किया था कि हम आपको शिल्पी पब्लिकेशन टीजीटी 2021 के प्रश्नों को हल करवाएंगे। तो हमारा टारगेट शिल्पी को पूरा खत्म करना है। पूरी शिल्पी में जितने भी प्रश्न पत्र टीजीटी बीजीटी के आए हुए हैं उनको सॉल्व करना है। तो हम शिल्पी पब्लिकेशन को आज से सॉल्व करना शुरू कर रहे हैं। आज यह हमारा पहला प्रश्न है। ये आपके सामने जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ये टीजीटी 2021 का प्रश्न पत्र है। आप सभी के पास शिल्पी होगा, आप सभी इसको देख लीजिएगा। आइए आज के अपने पहले प्रश्न की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, टॉर्सल प्रयास है। ऑप्शन नंबर ए झुकाव, बैठना। ऑप्शन नंबर बी उठना, खींचना। ऑप्शन नंबर बी उठाना, खींचना। ऑप्शन नंबर सी टांग या पैर की गति। ऑप्शन नंबर डी रोकना। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों झुकाव। इसको थोड़ा थोड़ा हम एक्सप्लेन करते चलेंगे। टॉर्सल प्रयास जो होता है इसे हम मोड़न प्रयास, मोड़न, या कोणीय प्रयास, कोणीय, या इसी को एंगल प्रयास भी कहते हैं। एंगल, एंगल, इसमें एक कोण बनता है। इसकी एक छोटी सी परिभाषा आपको दें तो टॉर्सल प्रयास उसे कहते हैं ऐसी सभी क्रियाएं जिसमें शरीर के सभी अंगों को कुछ अंश या डिग्री तक मोड़ा जा सके या फैलाया जा सके। जैसे हम योगा करते हैं ना, कभी आगे झुकते हैं, कभी क्या करते हैं आगे झुकते हैं, कभी पीछे जाते हैं, शरीर को मोड़ा और फैलाया जा सके। इसी क्रिया को हम टॉर्सल प्रयास कहते हैं। यहाँ सभी अंगों से आशा यह है कि शरीर का कोई भी अंग, मान लीजिए आपका हाथ पैर कुछ भी, शरीर का कोई भी अंग आपका अगर कोण आधार बना रहा है तो वह आपका एंगल प्रयास होगा, जिसे हम टॉर्सल प्रयास या मोड़न प्रयास कहते हैं। ठीक, इसमें क्या आता है, इसमें खेती बाड़ी से संबंधित जितने कार्य होते हैं, जो घर निर्माण के, गृह निर्माण या मकान निर्माण की क्रियाओं में, ऐसी क्रियाओं में यह अधिक देखने को यह प्रयास मिलता है। इसमें क्या होता है, जैसे इसमें खेती की बात करें तो बोझा उठाना, फसल काटना, निराई गुड़ाई करना, धान की रोपाई करना, घुटनों के बल बैठना या एड़ी के बल बैठना, उठना उठाना, सामान को अपना स्वयं उठना और सामान को उठाना, किसी नीचे रखे सामान को ऊपर उठाना, झुकना और झुकाना, यह सभी किसमें आता है, यह टॉर्सल प्रयास के अंतर्गत आता है। अतः ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर जो हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, ऑप्शन प्रश्न नंबर 2 है, सिर पर लंबी पट्टी बांधने के लिए पट्टियों की आवश्यकता होती है। कितनी पट्टियों की आवश्यकता होती है? ऑप्शन नंबर ए 1 पट्टी, ऑप्शन नंबर बी 2 पट्टी, ऑप्शन नंबर सी 3 पट्टी, ऑप्शन नंबर डी 4 पट्टी। सही उत्तर होगा इसका 2 पट्टी। इसमें 2 तिरछी पट्टियां होती है, दोनों तिरछी पट्टियों को जोड़ दिया जाता है, जोड़ने के बाद ही सिर पर पूरी तरह से बांध दिया जाता है। ठीक, आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, बीसीजी का टीका किस रोग से बचाव करता है? ऑप्शन नंबर ए चेचक, ऑप्शन नंबर बी डिप्थीरिया, ऑप्शन नंबर सी तपेदिक, ऑप्शन नंबर डी टाइफाइड। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा बीसीजी। बीसीजी जो होता है यह हमें तब, जिसे हम टीबी जानते हैं ना, ट्यूबरक्लोरोसिस, हाँ, तो ये टीबी का टीका होता है जो जन्म के तुरंत बाद दिया जाता है। जन्म के तुरंत बाद मतलब 24 घंटे के अंदर। और यह जन्म के बाद तुरंत बाद दिया जाने वाला फर्स्ट या पहला टीका होता है, प्रथम टीका होता है जो जन्म के बाद दिया जाता है। यह इसे टीबी भी कहते हैं, इसी तपेदी को टीबी कहते हैं, यह क्षमा कहते हैं, इसी को क्षय रोग कहते हैं, और इसी को काक रोग भी कहते हैं। अगर जन्म से 24 घंटे के भीतर यह टीका बच्चे को नहीं लग पाया है, जन्म के 24 घंटे के भीतर अगर यह टीका नहीं लग पाया है तो जन्म से 1 सप्ताह भर के भीतर में लग जाना चाहिए। किसी कारण से, जो दूर दराज गाँव में जंगलों में लोग रहते हैं, किसी कारणवश नहीं लगवा पाते हैं या किसी भी परिस्थिति के कारण, तो सप्ताह भर में लगवा सकते हैं, अन्यथा आप जानते हैं बच्चा क्या हो जाएगा, टीबी का शिकार हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, आंतों की भित्ति से उत्पन्न होने वाले हार्मोन को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए इंसुलिन, ऑप्शन नंबर बी ग्लूकेगॉन, ऑप्शन नंबर सी कोलिसिस्टोकाइनिन, ऑप्शन नंबर डी सोमेटोस्टैटिन। इसका सही उत्तर होगा कोलिसिस्टोकाइनिन। बात करिए दोस्तों, जब भोजन काइम के रूप में आमाशय से डेडुनम यानी ग्रहणी में पहुंचता है तो उसमें उपस्थित जो एचसीएल होता है वह ग्रहणी की दीवारों द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। तब छोटी आंत से 4 प्रकार के हार्मोन स्रावित होते हैं। उसमें से एक है ये कोलिसिस्टोकाइनिन, दूसरा है एंड्रोगेस्ट्रिन,
मैं लिख देती हूँ, एंडो एक मिनट, एंडो एंड्रो गैस्ट्रीन। तीसरा है, एक आप जान ही रहे हैं, पहला है, ये दूसरा है, एक तीसरा होता है, वो होता है सेक्रेटिन। सेक्रेटिन सेक्रेटिन। चौथा है एंट्रोकाइनिन। एंट्रोकाइनिन। ये 4 होते हैं, ठीक है। इसमें से इस बार ये पूछा, हो सकता है अगली परीक्षा में कुछ और पूछ ले, इन चारों में से किसी एक नया कोई दूसरा ऑप्शन दे दे, या पूछ ले कि क्यों स्रावित होता है। ठीक, तो आप जानते रहिए जब ग्रहणी की दीवारों द्वारा HCl को अवशोषित कर लिया जाता है, तब छोटी आंत से ही ना हार्मोन्स को स्रावित किया जाता है। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, ढाका का मलमल। ढाका का मलमल का निर्माण होता है, किससे होता है, कैसे रेशे होते हैं भाई जिनसे ढाका का मलमल का निर्माण होता है? ऑप्शन नंबर ए सूती रेशों से, ऑप्शन नंबर बी ऊनी रेशों से, ऑप्शन नंबर सी कृत्रिम रेशों से, ऑप्शन नंबर डी रेशमी रेशों से। सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, सूती रेशों से। मलमल, जो ढाका की साड़ियां होती हैं, ढाका की साड़ियां इन्हीं मलमल के कपड़े से बनाई जाती हैं। और ढाका तो पहले हमारे भारत में हिस्सा था, लेकिन अब ये बांग्लादेश का हिस्सा है और बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। ठीक है। मलमल ये मसलिन से आया, निकला हुआ है। मलमल मसलिन से निकला है, और मसलिन आप जान रहे हैं इंग्लिश वर्ड है। और ये मसूलीपट्टनम स्थान से, मसूलीपट्टनम स्थान पर यह बनता था, जिस कारण इसका नाम पड़ गया मसूलीपट्टनम। ये मलमल बनता था। ठीक। जब अब बात करें ढाका की, तो ढाका क्या था? ढाका के जो ये मलमल है, ढाका की जो साड़ियां हैं, ढाका की साड़ी कही जाएगी इसे। तो ढाका की साड़ियों पर जो ये इतनी ये बारीक इसकी बुनाई होती थी, ये तो अंग्रेजों की जो आक्रमण हुए और जो देश के बंटवारे हुए, इनसे इस कारोबार की काफी बहुत इस कला का एक तरह से लोप हो चुका है। लेकिन कहीं कहीं अभी कुछ जीवित है, जैसे ही बची है। ये इतनी बारीक, इतनी महीन होते थे कि ये एक छोटी सी अंगूठी से पूरी की पूरी साड़ी की थान निकाल ली जाती थी। एक छोटी सी माचिस की डिबिया लेके उसमें पूरी की पूरी 5 मीटर की साड़ी रख दी जाती थी, और ये इतना पारदर्शी होता था कि बताते हैं कि लोग इसे पहनने वाले वो कई परत इसको शरीर पे लपेटते थे, तब भी बदन अंदर से दिखता था, यानी नीचे कुछ दूसरा पहन के तब ये साड़ी पहन सकते थे। ऐसी कंडीशन इस साड़ी की थी। इसके गुण की बात करें तो इसका एक खास इसके 3 गुण आपने सुने ही हैं, जानते भी होंगे, बताना हमारा काम है। शबनम, शबनम, शबनम। ये ऐसा होता है जैसे शबनम का अर्थ है ओस के समान ठंडा। ये इसका गुण ये है कि इतना ठंडा होता था, सूती रेशे से बना, जाहिर सी बात है ठंडा होगा। इतना ठंडा होता था, मतलब जैसे ओस की बूंद हमने ओढ़ रखी हो या पहन रखी हो। दूसरा दूसरा था आबे रवा। आबे रवा, जैसे पानी बहता है ना, तो हमें एकदम साफ साफ दिखाई देता है। अभी मैंने बताया कि लोग कई परत करके इसको पहनते थे। जैसे पानी बहता है तो हमें एकदम साफ साफ दिखाई देता है, ऐसे ही ये साड़ी इतनी पारदर्शी थी कि आर पार दिखाई देता था। ये इसका दूसरा गुण हुआ। तीसरा गुण इसका आबे आबे रवा मैंने बता दिया आपको। वफ्ते हवा, इसका एक और गुण है वफ्ते हवा। हवा से समझ रहे हैं, हवा के समान हल्का। साड़ी इतनी हल्की मानो आपके शरीर से कोई हवा छूकर निकल जाए, आपको ऐसा एहसास होगा। ठीक है। आइए आप अगले प्रश्न पर चले। इससे पहले एक और बात बता दी, इसके बॉर्डर पे मैं ऐसे और भी बता दे रही हूँ, इसके बॉर्डर पर पशु पक्षी, नृत्य करती नर्तिकाएं, इनके जो इसके बॉर्डर पर इनके चित्र मिलते थे। पशु पक्षियों के चित्र मिलते थे, उड़ते पक्षियों के चित्र मिलते थे, नृत्य करती नर्तिकाओं के चित्र मिलते थे, आकृतियां देखने को ये नमूने काढ़े जाते थे इसपे। और मोर और हंस, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मोर और हंस, ये नेट जैसी परीक्षाओं में बहुत बारीकी से पूछा, इस बार अजरक पूछ लिया था। मोर और हंस के नमूने की अधिकता इस पे पाई जाती है। ठीक है। आइए अपने अगले प्रश्न पर चलें। जो ज्यादा बताने वाला है मैं वहां ज्यादा बताऊंगी, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन धैर्य के साथ देखिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है। अगले प्रश्न की बात करें, रक्त एवं ऊतकों में कीटोन बॉडीज एकत्रित होती है। रक्त एवं ऊतकों में कीटोन बॉडीज एकत्रित होती है, कहाँ होती है? ऑप्शन नंबर ए हाइपोग्लाइसीमिया में, ऑप्शन नंबर बी हाइपरग्लाइसीमिया में, ऑप्शन नंबर डी डायबिटिकोमा में, ऑप्शन नंबर डी सीलियक रोग में। कीटोन बॉडीज जो होती है, एक प्रकार की कीटोन बॉडीज ये जल में घुलनशील यौगिक होते हैं। एक प्रकार के यौगिक हैं जो जल में घुलनशील हैं।
ये यकृत में निर्मित होते हैं और हमारे शरीर को ऊर्जा देने का कार्य करते हैं। जब हमारे किसी उपवास पे होते हैं, अनशन पे होते हैं, तो यही कीटोन बॉडीज अपने को नष्ट करके हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करते हैं। लेकिन यही जब अधिक हो जाते हैं तो भी समस्या का कारण बनते हैं, जो समस्या बन जाती है हमारी डायबिटिक कोमा की। आइए अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। मिलावट कहते हैं, मिलावट किसे कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए, बाहरी वस्तुओं को भोजन में मिलाने को। ऑप्शन नंबर बी, भोजन से मूल्यवान तत्वों को निकालने को। ऑप्शन नंबर सी, अधिक गुणवत्ता वाले पदार्थों के मूल्य पर कम गुणवत्ता वाले सामान बेचने को। उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। देखिए इस पर थोड़ी चर्चा कर देते हैं। बाहर से जब हम कोई चीज भोज्य पदार्थों में मिलाते हैं, मान लीजिए दाल में कंकड़ पत्थर मिलाए, वो भी मिलावट है। भोजन से मूल्यवान तत्वों को निकालने को, आप मार्केट जाते हैं, मार्केट से आप लौंग खरीद के लाते हैं, स्टूडेंट स्पेशली लाते हैं, 5 रुपए की लौंग ले लिए पाउच में। एक वो लौंग लीजिए, एक आप डायरेक्ट अलग से खुली लौंग लीजिए, दोनों में डिफरेंस आप खुद देखिए कैसा होता है। जो 5 रुपए वाली लौंग है, क्वांटिटी तो आपको लगेगा नहीं, मैंने जो 25 में लिया है उससे ज्यादा तो हम 5 वाली 5 पैकेट लेंगे तो उससे ज्यादा तो हमारी 5 रुपए वाली पैकेट का है। तो अंतर ये आता है दोस्तों, उस लौंग के तेल से उसका एसेंस निकाल लिया गया, उसका तेल निकाल लिया गया, इस लौंग से उसका तेल निकाल लिया गया है। अब ये मार्केट में सेल की जा रही है 5 रुपए के पाउच में बना के, ठीक है, ये होता है। फिर आता है अधिक गुणवत्ता वाले पदार्थों, अधिक गुणवत्ता वाले पदार्थ के मूल्य पर कम गुणवत्ता का सामान बेचने को। जैसे आप देखते हैं ना, सड़क के किनारे लोग मावे वगैरह बेचते हैं, बादाम किशमिश वगैरह, और कुछ पैकेट में मिलता है। मान लीजिए आपने अच्छी क्वालिटी का लिया है, उसमें तो गुणवत्ता अच्छी होगी, लेकिन अगर ये 500 रुपए, आपने 500 रुपए का 250 ग्राम ले रखा है और बाहर जो ये ठेले पे बेच रहे हैं, ये भी, इससे तो गुणवत्ता निकल गई है, इससे गुणवत्ता निकल गई है, लेकिन ये भी 500 रुपए का 250 ग्राम ही बेचे, तो अंतर क्या है? यही अंतर है ना, कि उच्च गुणवत्ता वाली चीज के दाम के बराबर आप इस चीज का दाम ले रहे हैं जो अच्छी नहीं है। ठीक, तो ये अंतर होता है। उपरोक्त सभी इसका आंसर होगा। और बात करें कि प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन, मिलावट के विरुद्ध जो अधिनियम बना, जो कानून बना, वो कब बना? वो बना प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन, पीएफए। पीएफए बना कब? 1954 में। पीएफए बना 1954 में, लागू हुआ 1955 में। ठीक, आइए अपने अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। उल्टा टांका को कहते हैं, उल्टा टांका को और क्या कहते हैं भाई? वो अलग दूसरा नाम पूछा है, ऐसे और किसी भी चीज का पूछ सकता है। ऑप्शन नंबर ए पर्ल टांका, ऑप्शन नंबर बी मिस टांका, ऑप्शन नंबर सी टक टांका, ऑप्शन नंबर डी जर्सी टांका। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए दोस्तों, पर्ल टांका। इसे मोती टांका भी कहते हैं। पर्ल मीन्स आप जानते ही मोती होता है, इसे मोती टांका भी कहते हैं। मोती टांका, मोती टांका, मोती टांका। इसका उपयोग होता है छोटे बच्चों के मोजे बनाने में, स्वेटर बनाने में, शॉल बनाने में, आदि तरह की बुनाइयां इससे की जाती हैं। इसका फायदा क्या है कि ये उल्टे फंदे जो होते हैं, उल्टे फंदों में खिंचाव अधिक होता है। खिंचाव अधिक होता है मतलब एक दूसरे को खींचे हुए हैं। उल्टे टांके में खिंचाव अधिक होता है। खिंचाव अधिक होने से ये जो गांठें बनती है ना, ये मोती की तरह बनती है, देखने में भी खूबसूरत लगता है और इनमें मजबूती भी रहती है, और ये नीचे वाली सतह चिकनी रहती है, जिससे बच्चों को पहनने में भी आराम रहता है। आइए अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, ये कथन है, और मैनेजमेंट में गृह प्रबंधन की बात करें, मैनेजमेंट की बात करें, इसमें कथन बहुत पूछता है और कथन बहुत इंपॉर्टेंट भी है, और अधिकतर परीक्षाओं में कथन पूछ ही लिए जाते हैं मैनेजमेंट से। मैनेजमेंट में आप कथन अधिक याद रखना है, और प्रसार शिक्षा में आपको सन अधिक याद रखना है। सन, किस सन में क्या हुआ है, किस सन में क्या हुआ है, ये आपको याद रखना है। प्रश्न है हमारा, गृह व्यवस्था एक व्यवहारिक विज्ञान है, यह किसका कथन है? ये हम अपनी भाषा में कह रहे हैं, लिखा हुआ है गृह व्यवस्था एक व्यवहारिक विज्ञान है, यह कथन है किसका है? ऑप्शन नंबर ए ग्रासिम टंडल का है, ऑप्शन नंबर बी कोटेजिन महोदय का, ऑप्शन नंबर बी सी राजामल पी देवदास का है, ऑप्शन नंबर डी एरिन ओपेनहिम का है। तो इसका सही उत्तर होगा कोटेजिन महोदय का है। कोटेजिन महोदय का यह कथन है, इसे रट लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसमें ग्रासिम टंडल का क्या है, पी देवदास साहब का क्या, सभी के इंपॉर्टेंट है, किसी का भी पूछ सकता है। अगले प्रश्न की बात करें, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध तरल आहार नहीं है? कौन सा शुद्ध तरल आहार नहीं है भाई? ऑप्शन नंबर ए फलों का रस, ऑप्शन नंबर बी नींबू का पानी, ऑप्शन नंबर सी दाल का पानी, ऑप्शन नंबर डी चाय। फलों का रस तो शुद्ध होता है, डॉक्टर बोलते हैं पीने के लिए, नींबू पानी भी शुद्ध होता है, दाल का पानी भी शुद्ध होता है, डॉक्टर बोलते हैं पीने के लिए, लेकिन कोई भी डॉक्टर चाय पीने के लिए नहीं बोलता है। क्यों? क्योंकि यह शुद्ध आहार नहीं है।
इसमें हमें कोई पोषक तत्व इस तरह से नहीं मिलते हैं, शुद्ध तरल आहार नहीं होता है, क्योंकि इसमें निकोटीन भी तो मिला होता है। दूध, चीनी तो मिल रहा है हमें, दूध से हमें कैल्शियम मिल जा रहा है, चीनी से हमें कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है, लेकिन क्या निकोटीन हमें कोई पोषक तत्व दे रहा है? नहीं। ठीक। और एक और बात बता दें, जितने भी कार्बोनेटेड पदार्थ होते हैं और नॉन कार्बोनेटेड होते हैं, दोनों ही हमें पोषण नहीं देते हैं। कार्बोनेटेड में वो है जैसे कोल्ड ड्रिंक, पेप्सी और ये जितने भी और ब्रांड आते हैं कोल्ड ड्रिंक के, वो ये किसी भी प्रकार का हमें कोई पोषण मूल्य नहीं देते हैं। ये शुद्ध तरल आहार नहीं है। अकार्बनिक जो अकार्बोनेटेड पदार्थ होते हैं, जैसे चाय, कॉफी और चाय, कॉफी, आपके जो डिब्बाबंद जूस आते हैं, रियल जूस वगैरह जो भी है, ये प्रिजर्व किए रहते हैं, इनमें भी ये शुद्ध नहीं होते हैं। ठीक, ये शुद्ध तरल आहार के अंतर्गत नहीं आते। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कांथा कढ़ाई। कंथा लिखा हुआ, काफी की मात्रा लगा लीजिएगा। कांथा कढ़ाई कहाँ से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए पंजाब से, ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश से, ऑप्शन नंबर सी बंगाल से, ऑप्शन नंबर डी गुजरात से। भाई हमें पता है, हम तो उत्तर प्रदेश वाले हैं, तो उत्तर प्रदेश वालों के यहाँ तो चिकनकारी फेमस है, बनारस का ब्रोकेट फेमस है, तो कांथा तो हमारे यहाँ से है नहीं। बंगाल का तो भी हमने पढ़ा ही कि ढाका बात कर रहे थे, ढाका है। पटोला गुजरात का है, तो पंजाब, ओ सॉरी, बंगाल का ही है। हम तो बांग्लादेश की बात की है ना, ढाका तो हमारा बांग्लादेश का है, और बंगाल का क्या है? कांथा है। गुजरात का हमारा पटोला है, और फुलकारी हमारा कहाँ का है? पंजाब का है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं अपने इस कांथा के बारे में, कुछ हम आपको बता देते हैं। छोटी सी गलती की, उसको क्षमा चाहते हैं। कांथा जो होता है, कांथा जो होता है, जैसे हमारे यहाँ अब देखे हो ना, ये बिछौनी होती है, हमारे यहाँ बिछौनी होती है। जैसे हम उत्तर प्रदेश इधर अयोध्या अम्बेडकर नगर वाला बेड जो होता है, यहाँ हमारे यहाँ तो भाई यही बोलते हैं कि ये क्या बोलते हैं इसको? पथरी बोलते हैं। कुछ जगह पे से गुदड़ी बोला जाता है, कुछ जगह बिछौनी बोला जाता है। तो ये जो बिछौनी होती है, ऐसे ही इसमें छोटे छोटे, इसमें छोटे छोटे कपड़ों की छत्ती लगाई जाती है। मान लीजिए ऐसे ऐसे हम बना ले रहे हैं, ऐसे ये किसी और रंग का कपड़ा हो गया, ये किसी और रंग का कपड़ा हो गया, ये किसी और रंग का कपड़ा इसमें लगा लिया। मान लीजिए हरे रंग का कपड़ा लगा दिया, इसमें गुलाबी लगा दिया। ऐसे ही जोड़ जोड़कर, ऐसे ही जोड़ जोड़कर इसे रंग बिरंगा बनाया जाता है। इस तरह बनाने के बाद में इसमें करते क्या है, इसके चारों तरफ ऐसे ऐसे रनिंग स्टिच कर देते हैं, जिसे हम कच्चा टांका कहते हैं। रनिंग स्टिच कर देंगे। रनिंग स्टिच करने के बाद में इसमें शंख, कमल, हाथी, मछली, चंद्रमा, सूरज आदि नमूने बनाते हैं, वो भी रेशमी धागे से। किससे? रेशमी धागे से, रेशमी धागे से। ये हमारे यहाँ की जो कथड़ी गुदड़ी है, यही पंजाब की कांथा है। यही आप जाने रहिए कि जो हमारे यहाँ की कथड़ी है, गुदड़ी जिसे हम कहते हैं, बिछौनी कहते हैं, वही कांथा है। कहाँ की? बंगाल की। ठीक, पश्चिम बंगाल की, बांग्लादेश की नहीं। बांग्लादेश का ढाका है। इतना ध्यान रखिएगा, मेरे तरह की गलती मत कर दीजिएगा। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है बालक का सामाजिकरण कहाँ से आरंभ होता है? बालक का सामाजिकरण कहाँ से आरंभ होता है? ऑप्शन नंबर ए सोशल मीडिया से, ऑप्शन नंबर बी विद्यालय से, ऑप्शन नंबर सी परिवार से, ऑप्शन नंबर डी खेल और मैदान से। हम सभी को पता है कि बालक का जो सामाजिकरण होता है, वो सबसे पहले परिवार से प्रारंभ होता है। परिवार में वो अपनी माँ को जानता है, ये हमारी माँ है, ये हमारे पापा हैं, ये हमारी दादी हैं, दादा हैं, भैया हैं, दीदी हैं, इनके बारे में यह सामाजिकरण प्राप्त करता है। आइए अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। अगला प्रश्न है वृद्धा अवस्था में कैल्शियम की कमी से निम्न में से कौन सी बीमारी उत्पन्न होती है? वृद्धावस्था में कौन सी बीमारी उत्पन्न होती है? बीमारी उत्पन्न होती है, ऑप्शन नंबर ए है ऑस्टियोमलेशिया, ऑप्शन नंबर बी ऑस्टियोपोरोसिस, ऑप्शन नंबर सी कबूतर छाती रोग, ऑप्शन नंबर डी अस्थि विकृति। अस्थि विकृति तो हम सभी जानते हैं हड्डियां टूटने को कहते हैं, ये ऑप्शन वैसे ही कट जा रहा है। ऑस्टियोमलेशिया तो किशोरों में होता है ना, ऑस्टियोमलेशिया किशोरों में नहीं कहेंगे, सॉरी वयस्कों में कहेंगे इसे, वयस्कों में ऑस्टियोमलेशिया देखा जाता है वयस्कों में। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑस्टियोपोरोसिस। ये होता है किसमें? वृद्धों में। इसमें क्या होता है, हड्डी होती है ना हमारी, हड्डियों में छोटे छोटे कैल्शियम की कमी के कारण छोटे छोटे पोर हो जाते हैं। इन्हीं पोर यानी छेद हो जाते हैं, हड्डियों में छेद हो जाते हैं। इन्हीं छेद होने की दशा से ये हड्डी क्या होती है? कमजोर हो जाती है। अब आप समझ लीजिए, जब किसी पाइप में अगर ढेर सारे छेद हो जाए, ऐसा तुलना करिए कि हमारी हड्डी एक पाइप ही जैसी है, तो पाइप में ढेर सारे छेद हो जाएंगे, तो क्या वो पाइप उतनी मजबूत होगी जो एक प्लेन पाइप मजबूत होती है? नहीं ना। तो वहां हो जाएगा ऑस्टियोपोरोसिस।
हड्डियां जैसा में कमजोर हो जाती है और वृद्धों में इससे समस्या उत्पन्न होती है, पैरों में दर्द होता है, ये होता है ऑस्टियोपोरोसिस की समस्या। आइए अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। अगला प्रश्न है, प्रसार शिक्षा का प्रथम चरण होता है। प्रसार शिक्षा का प्रथम चरण क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए ध्यानाकर्षण, ऑप्शन नंबर बी संतुष्टि, ऑप्शन नंबर सी रुचि, ऑप्शन नंबर डी इच्छा। तो प्रथम चरण होता है ध्यान आकर्षण। प्रसार शिक्षा का प्रथम उद्देश्य, प्रसार कार्य करने वाले का पहला उद्देश्य यही होता है कि हम पब्लिक का ध्यान अपनी तरफ केंद्रित करें, उसका अट्रैक्शन हम लें। तो एक कोड है AIDCKASE। ए फॉर होता है अटेंशन, ध्यान आकर्षण करना। आई फॉर होता है इंटरेस्ट, अभिरुचि। ठीक, ये रुचि है, ये इंटरेस्ट, यानी सेकंड ऑप्शन हुआ। ऑप्शन नंबर डी डिजायर या आकांक्षा। तो ये ध्यान आकर्षण का पहला चरण, दूसरा चरण ये मिल गया, तीसरा चरण ये मिल गया। फिर कह रहा है सी कन्वेंशन, विश्वास। के नॉलेज, जानकारी। ऑप्शन फिर क्या है? ए एक्शन, क्रिया। एस सेटिस्फेक्शन, संतुष्टि। 1 2 3 4 5 6 7, ये सातवां चरण है, संतुष्टि। ऑप्शन नंबर सॉरी लास्ट में क्या है? ई इवोल्यूशन, सबसे अंतिम चरण जो होता है। ये इसके 8 चरण हैं। प्रथम पूछा है, प्रसार शिक्षा के टोटल 8 चरण होते हैं, टोटल 8 चरण होते हैं। आठों चरण में पहला है ध्यान आकर्षण, दूसरा है रुचि, तीसरा है इच्छा, चौथा है विश्वास, पांचवा है जानकारी, छठवां है क्रिया, सातवां है संतुष्टि और आठवां है मूल्यांकन। ठीक है, आइए अगले प्रश्न पर चले। अगला प्रश्न है, लीनन तंतु के लीनन तंतु डैश 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 के तने से प्राप्त होता है। भाई किसके तने से प्राप्त होता है? हम सभी को पता है भाई किसके तने से प्राप्त होता है, लेकिन जिन्हें नहीं पता उन्हें बताते हैं। ऑप्शन नंबर ए जूट का पौधा, नहीं से तो जूट मिलता है। ऑप्शन नंबर बी फ्लैक्स का पौधा, ऑप्शन नंबर सी कपास का पौधा, ऑप्शन नंबर डी हिम का पौधा। तो कपास से हमें कपास मिलता है, जूट से हमें जूट मिलता है, हिम से हमें हिम मिलता है। ऑप्शन नंबर बी फ्लैक्स का पौधा, फ्लैक्स के पौधे से हमें लिनन मिलता है। ये सबसे सबसे श्रमशील तंतु होता है, इसलिए सबसे महंगा होता है और इसकी अवशोषण क्षमता कपास से अधिक होती है और यह अधिक मुलायम और महंगा भी होता है। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न विषों में से विष की बात कर रहा है, जहर में से कौन सा निद्राकारी विष है? ऐसा कौन सा विष है जो निद्राकारी, इसको लेने से नींद आने लगती है? ऑप्शन नंबर ए अफीम, ऑप्शन नंबर बी शराब, ऑप्शन नंबर सी गांजा, ऑप्शन नंबर डी भांग। इसका सही उत्तर होगा अफीम। इसके बारे में ज्यादा डिटेल जानकारी मुझे फैक्ट नहीं मिल पाई, इसलिए मैं नहीं दे रही हूँ, लेकिन इसका सही उत्तर होगा अफीम। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, हैजा किसके द्वारा फैलने वाला रोग है? ऑप्शन नंबर ए वायु द्वारा, ऑप्शन नंबर बी जल द्वारा, ऑप्शन नंबर सी भोजन द्वारा, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा जल द्वारा। एक बात ध्यान रखिए, जितने भी ये संक्रामक रोग नहीं कहेंगे, संक्रामक रोग तो जल वायु भोजन सबसे फैल जाते हैं। जितने भी जीवाणु जनित रोग होते हैं, इनमें सर्वाधिक फैलाने का कारण जल द्वारा होता है। ठीक है, चाहे वो टाइफाइड हो, हैजा हो, जल द्वारा सर्वप्रथम फैलते हैं। अगले प्रश्न पर चर्चा करें। अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में प्रसार शिक्षा की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? प्रसार शिक्षा की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए आकार एवं ग्राफ, ऑप्शन नंबर बी प्रदर्शनी, ऑप्शन नंबर सी चित्र एवं फोटोग्राफी, ऑप्शन नंबर डी श्रव्य सामग्री। सही उत्तर होगा इसका प्रदर्शनी। प्रदर्शनी में क्या होता है कि व्यक्ति, प्रसार शिक्षा का काम ही है कि ये गांव के लोगों की शुरू ही इसीलिए की गई थी कि जो गांव के अशिक्षित लोग रह गए हैं, जो जानकारी से वंचित रह गए हैं, उन्हें सरल से सरल रूपों में सिखाया जाए और जितना संभव हो सके उन्हें शिक्षित किया जाए। जो लोग नहीं शिक्षित हो पाए उनके लिए भी ऐसी तकनीक का प्रयोग किया गया कि वो शिक्षितों से कम ना रहे। ऐसे इस दशा में उनको शिक्षित करने की दशा में, जैसे मान लीजिए वो खेती बाड़ी से संबंधित बातें बताने गए हैं, उन्हें बातों सिर्फ डायरेक्ट बातों से बताएंगे तो वो नहीं समझेंगे। उन्हें कुछ करके भी दिखाएंगे तो हो सकता है कुछ परसेंट वो भूल जाए तो ना कर पाए। लेकिन वहीं अगर प्रदर्शनी लगा दी जाती है, जैसे हमारे विद्यालयों में लगती थी, हमारे आसपास शहरों में लगती है, लेकिन वहां अगर कोई चीजें हो रही होती हैं वो कई दिनों तक लगा रहता है। जब हम जाते हैं वहां देखते हैं छोटे छोटे सिस्टम से पूरा प्रोजेक्ट तैयार करके प्रदर्शनी का आयोजन होता है, तो यह आंखें भी देख रही हैं, इसकी क्रिया को कान सुन रहे हैं। हाँ, क्रिया को भी आंखें देख रही हैं, जो बातें बताई जा रही हैं कैसे कैसे करना कान सुन रहे हैं। तो एक तरह से 100% ऑब्जर्वेशन यहाँ से हो जाता है, इसलिए प्रदर्शनी इसका राइट आंसर होगा। आइए अगले प्रश्न पर चले। वृद्धि के दौरान बच्चों में किस अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है? वृद्धि के दौरान बच्चों को किस अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है? ऑप्शन नंबर ए लाइसिन, ऑप्शन नंबर बी थ्रियोनाइन, ऑप्शन नंबर सी हिस्टाडीन, ऑप्शन नंबर डी वेलाइन। सही उत्तर होगा इसका हिस्टाडीन। हिस्टाडीन एक ऐसा आवश्यक अमीनो अम्ल है। अमीनो अम्लों में भी दो अमीनो अम्ल होते हैं, एक आवश्यक एक अनावश्यक। तो इस आवश्यक अमीनो अम्ल में हिस्टाडीन जो होता है ये आवश्यक है और ये किसके लिए जरूरी होता है? बच्चों की वृद्धि के लिए जरूरी होता है। लेकिन यही होता है एक आवश्यक अमीनो अम्ल है, अर्ध आवश्यक अमीनो अम्ल भी इसको गिनते हैं, आर्जिनिन। आर्जिनिन जो होता है ये किशोरों की वृद्धि में सहायक होता है। किशोरों
किशोरों की वृद्धि के लिए सहायक होता है। आइए अगले प्रश्न की बात करें। भ्रूण की आंतरिक परत होती है, क्या होती है? ऑप्शन नंबर ए कोरियन, ऑप्शन नंबर बी नाभि रज्जु, ऑप्शन नंबर सी गर्भनाल, ऑप्शन नंबर डी एमनियन। इसका सही उत्तर होगा एमनियन। शिशु जो होता है, हमारा जो नन्हा सा शिशु होता है, ये होता है ऐसा, और इसके ऊपर एक एमनियोटिक सेल होती है, एमनियोटिक झिल्ली होती है, ठीक है। इसी के अंदर एमनियोटिक फ्लूइड फिल होते हैं, एमनियोटिक द्रव्य भरे होते हैं, जिसमें यह शिशु पलता है। जब ये शिशु हिलता डुलता है या बाह्य घातों से, माता को मान लीजिए गिर गया कुछ हुआ, तो बाह्य आघातों से शिशु की रक्षा भी होती है, इस पर बाह्य आघात का प्रभाव नहीं पड़ता है। उसके बाद आता है एंडोमेट्रियम लेयर वगैरह, तब वो बाद में आते हैं। लेकिन पहले किसके संपर्क में आता है? एमनियोनिक सेल के संपर्क में रहता है। भ्रूण की आंतरिक परत को एमनियोनिक सेल या कहते हैं, ठीक है। आइए अगली पॉइंट पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, रक्त में शर्करा की सामान्य मात्रा होती है। रक्त में शर्करा की सामान्य मात्रा कितनी होती है? ऑप्शन नंबर ए 80 मिलीग्राम प्रति 100 मिली रक्त, ऑप्शन नंबर बी 80 से 120 मिलीग्राम प्रति 100 ml रक्त या मिली रक्त, ऑप्शन नंबर सी 80 से 120 मिलीग्राम प्रति 1000 ml रक्त, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर होगा इसका 80 से 120 मिलीग्राम प्रति 100 ml ब्लड, ठीक। ये इसका सही उत्तर होगा, फैक्ट है, इसको देख लीजिए, रट लीजिए। अगला प्रश्न है, शरीर की रोगों से संघर्ष करने की शक्ति को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए निसंक्रमण, ऑप्शन नंबर बी रोग प्रतिरोधक क्षमता, ऑप्शन नंबर सी उद्भवन अवधि, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो होता है रोग प्रतिरोधक क्षमता, जिसे हम क्या कहते हैं? शरीर के रोगों से संघर्ष करने की शक्ति को कहते हैं रोग प्रतिरोधक क्षमता, यानी कि इम्यूनिटी पावर। इम्यूनिटी पावर कहते हैं, इम्यूनिटी पावर, इम्यूनिटी पावर कहते हैं। निसंक्रमण का मतलब होता है कि संक्रमण रहित, और उद्भवन का मतलब होता है किसी रोग के संपर्क में आने के बाद जब उसके लक्षण हमें बाहर दिखाई देते तो वो उद्भवन अवधि होती है। हाइजीन शब्द, यहाँ देखिए कई प्रश्न आपको इस तरह से मिल जाएंगे, इसमें भी बताते हैं। हाइजीन शब्द हाइजिया से लिया गया है, जिसका अर्थ है, हाइजीन शब्द देख लीजिए, हाइजीन शब्द क्या है? हाइजीन शब्द हाइजिया से लिया, किससे लिया गया है? हाइजिया से लिया गया है। प्रश्न में ही कई प्रश्न हैं जिसका अर्थ है, अर्थ पूछा है। ऑप्शन नंबर ए ग्रीक की देवी का नाम है, ऑप्शन नंबर बी व्यक्ति का नाम है, ऑप्शन नंबर सी स्थान का नाम है, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये ग्रीक की देवी का नाम है, ग्रीक की देवी का नाम है, क्या है? हाइजीन। हाइजीन शब्द हाइजिया से लिया गया, जिसका अर्थ है ग्रीक की देवी। हाइजिया कौन है? ये ग्रीक की देवी है, ठीक है, इस तरह से समझिए। इसकी बात करें तो ग्रीक में एक छोटी सी कथा चलती है, मतलब ऐसी एक किंवदंती है कि जो ग्रीक की देवी है हाइजिया, हाइजिया साफ सफाई को बड़ा ध्यान देती हैं। जिनके घर में साफ सफाई नहीं होती है, वहाँ ग्रीक की देवी का प्रकोप होता है, लोग बीमार होते हैं। जैसे हमारे यहाँ कहते हैं ना कि जब चेचक लोगों को होता है तो साफ सफाई का बड़ा ध्यान रखा जाता है। अगर गांव में किसी एक घर में हो जाता है तो अन्य गांव के लोग भी अपने घर की साफ सफाई रखते हैं कि हमारे घर में ना हो जाए। स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए पहले के लोग इस तरह से देवी देवताओं का नाम लेकर बहुत से कामों को सही कराए हैं। लेकिन उस वक्त लोग अंधविश्वास में रहते थे, लेकिन अब लोग जब शिक्षित हुए हैं तो उन्हें पता चलता है कि नहीं, स्वच्छता की जरूरत का ध्यान रखते हुए उसको डर दिया जाता था कि तुम ऐसा करोगे तो भगवान तुम्हारे यहाँ क्रोध कर देंगे, तो तुम्हारे साथ बुरा हो जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता था। ऐसे ही ग्रीक में एक प्रथा थी। अब देख लीजिए, ग्रीक देवी का जब नाम हाइजिया है तो हाइजीन शब्द हाइजिया से लिया गया। और हाइजिया किस भाषा का शब्द है? तो वो ग्रीक भाषा का ही शब्द है। इसी अपने ही प्रश्न में इसे 3 प्रश्न दे दिए हैं। आइए अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। पार्श्वरीकरण किसके संरक्षण की विधि है? पार्श्वरीकरण किसके संरक्षण की विधि है? ऑप्शन नंबर ए पनीर, ऑप्शन नंबर बी पेयजल, ऑप्शन नंबर सी सब्जी, ऑप्शन नंबर डी दूध। तो भाई दूध की विधि है। पार्श्वरीकरण क्या होता है? इसको जो लुई पाश्चर जी थे, लुई पाश्चर जी ने ही लुई पाश्चरीकरण संरक्षण का नियम बताया, विधि बताई। इनके अनुसार 2 प्रकार से पार्श्वरीकरण की, ऊपर लिखते हैं, 2 विधियां हैं। एक होती है HTST, दूसरी है LTH। जो ये HTST है, HTST का मतलब होता है हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम। हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम ये होता है 15 सेकंड, 15 सेकंड महज होता है। और ये यहाँ मतलब इस तरह से नहीं होता जो ये बड़ी बड़ी डेयरी की फ्रेंचाइजी होती हैं, या कहें कि बहुत बड़े बड़े जो प्लांट लगा रखे हैं डेयरी वालों ने, वहां पे होता है। इसे वही बाद में इस तरह से इसको पार्श्वरीकृत करके यही दूध आपको पैकेट में सील करके दिया जाता है। इसका टेम्परेचर होता है ये 71 यानी 71
71.7 डिग्री सेंटीग्रेड से 71.8 डिग्री सेंटीग्रेड। और जो ये LTH होता है, LTH जो होता है इसका मतलब होता है लो टेम्परेचर होल्ड मेथड, यानी लो टेम्परेचर कम तापमान पर रोक कर धीरे धीरे पकाना। ये इसका भैया समय होता है, ये घरों में हम लोग करते हैं 30 मिनट। 30 मिनट इसका टाइमिंग होता है। और इसका टेम्परेचर कितना होता है 62.8 डिग्री सेंटीग्रेड। कहीं कहीं हमें 63 भी देखने को मिल जाता है कि 63 डिग्री सेंटीग्रेड इसका तापमान होता है। ये होता है LTH और ये होता है HTST। ये पाश्चुरीकरण के दो मुख्य विधियां हैं। ठीक है, ये कहाँ होती है? ये डेयरी फॉर्मेशन पे होती है, यानी बड़ी बड़ी जो डेयरी प्लांट्स हैं, दूध की जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वहां होता है। ये कंपनी या उद्योग में कह सकते हैं कि HTST का प्रयोग कहाँ होता है? ये कंपनियों में होता है। और LTH कहाँ? घरों में प्रयोग करते हैं। आइए अगले प्रश्न पर चर्चा करें। ये आज का अंतिम प्रश्न है और पुनः हम कल 25 क्वेश्चन को लाएंगे, इसी तरह व्याख्या में लाएंगे। आप अपनी रिवीजन को ऐसे ही करते रहिए और आप कमेंट करके जरूर बताइए हमको कि आपको सेशन कैसा लग रहा है, और मैं और ऐसा क्या करूं कि रिवीजन आपका भी जल्दी जल्दी हो जाए और मैं भी अच्छे कंटेंट आपको दे पाऊं। और मेरे सुधार मुझे क्या करना है, कुछ कमियां जरूर रह रही होंगी, आप मुझे वो जरूर बताइए। हमारा लास्ट प्रश्न है आज का, शिक्षित करके व्यक्ति की मनोवृत्ति, दृष्टिकोण एवं व्यवहार में परिवर्तन लाना डॉट 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 का आधारभूत प्रदर्शन है। किसका आधारभूत दर्शन है? किसका आधारभूत दर्शन है? ऑप्शन नंबर ए शिक्षा का, ऑप्शन नंबर बी प्रसार शिक्षा का, ऑप्शन नंबर सी शिक्षण का, ऑप्शन नंबर डी अनौपचारिक शिक्षा का। इसका सही उत्तर होगा प्रसार शिक्षा का। प्रसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य लोगों की मनोवृत्ति, दृष्टिकोण एवं व्यवहार में परिवर्तन लाना था। ठीक है, उनको शिक्षित करना था। जो लोग किसी कारणवश पढ़ाई से पीछे रह गए, शिक्षा से पीछे रह गए, जानकारियों से पीछे रह गए, उन्हें शिक्षित करके उनकी मनोवृत्ति और मनोवृत्तियों में परिवर्तन तो बूढ़े आदमी के ही लाएंगे। छोटे बच्चे को पढ़ाने जाएंगे तब वहां शिक्षा होगी, उसे सिखाना है, उसे शिक्षित करना है, उसे ट्रेनिंग करना शिक्षण हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ शिक्षा देकर उसके मनोवृत्ति, व्यवहार, दृष्टिकोण सभी में परिवर्तन लाने का आधारभूत दर्शन सिर्फ प्रसार शिक्षा में होता है। ये था हमारा आज का अंतिम प्रश्न। आपको क्लास कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिए। एक हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे कि वीडियो को आप लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन आपके सामने बना हुआ है, उसे प्रेस कर दीजिए। अगली वीडियो आएगी आपको जानकारी मिल जाएगी। कल सैटरडे था और मुझे किसी कारण से टाइम नहीं मिल पाया, इसलिए मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाई थी, लेकिन आज से मैंने शुरू कर दिया है, इसलिए आप लोग जरूर देखिए और बताइए। अगर आप कहें तो मैं एक दिन में 2-2 वीडियो डाल दूं, ताकि आपको भी रहे कि हाँ मुझे पढ़ना है। आप देखते चलो और उन लोगों को जरूर शेयर करो। मान लीजिए जिनके पास ये कंटेंट है वो पढ़ रहे हैं, ठीक है, लेकिन जिनके पास नहीं ये कंटेंट उन्हें भी भेजिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं कल की अपनी अगली क्लास में।